हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे हमारे आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर को, और इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम हमारे लास्ट लेक्चर में पीएच के ऊपर के न्यूमेरिकल्स को देख लिया था, राइट। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाके देख लीजिए। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के कैसे पीएच के ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में हम अपने टेक्स्ट बुक में जो आपको टॉपिक दिया है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, उसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो अभी हेडिंग दे देंगे कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, नाउ अगर हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है, ये वाला टॉपिक अगर हमें पढ़ना है, राइट, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दैट इज़ इसके सब टॉपिक को आपको हमें यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज़ सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया को। क्या पढ़ना है? सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया को। ठीक है, तो आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ पे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है वो दिया हुआ, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट करके एक हेडिंग दी हुई, उसमें सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। ना अगर सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया को भी अभी हमें समझना है तो इसके लिए फिर से हमें एक सब टॉपिक को स्टडी करना है, दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। क्या है? स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स। ओके, नाउ ये वाली हेडिंग आपके टेक्स्ट बुक में दी नहीं है ना, बट ये जो स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड, ये वाली जो डेफिनेशन, ये जो वर्ड है, ये वाला सेंटेंस जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे आगे चलोगे, है ना। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ओके, मतलब हम ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, सोल्यूबिलिटी स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स, नाम से क्या पता चल रहा है ना। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नाम से कुछ पता चलता है कि, अगर नहीं चलता है तो हम उसका मीनिंग याद रख लेते हैं, है ना। सो स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हम इसको? स्पैरिंगली को क्या बोलते हैं? बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं? कभी कभी स्लाइटली बोलते हैं, राइट। स्पैरिंगली का मीनिंग क्या होता है? स्लाइटली होता है। ओके, सो हम स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करोगे आप? ऐसे कंपाउंड्स जो स्लाइटली सोल्यूबल हो, नाम से तो यही डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो चलो वही डेफिनेशन लिख रहे हैं। द कंपाउंड्स, क्या लिखेंगे? द कंपाउंड्स which are only slightly dissolve in किसमें? वाटर में। स्लाइटली डिजॉल्व होंगे, स्लाइटली डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज दी स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। मतलब बहुत ही कम, स्लाइटली मतलब बहुत ही कम डिजॉल्व हो जाना, किसमें? पानी में डिजॉल्व हो जाना, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स क्या होता है ये समझ में आ गया। कुछ भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही सब कुछ डेफिनेशन पता चल रही है कि स्पैरिंगली का मतलब होता है स्लाइटली डिजॉल्व हो जाना। कहाँ पे? वाटर में डिजॉल्व हो जाना, उसको हम स्पैरिंगली डिजॉल्व कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। अभी फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम इसका एग्जाम्पल तो बताओ, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सके, अच्छे से डिफाइन कर सके, अच्छे से समझ सके, राइट। सो इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है AgCl। क्या है? AgCl। क्या है एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन? AgCl।
ओके। नाउ अगर हम AgCl की बात करते हैं तो AgCl जो है वो कैसे डिसोशिएट होता है, कैसे बोल रही हूँ मैंने, अगर इसका एग्जांपल दिया है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, कंपाउंड का, सो अगर मैं इसको स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स अगर बोलती हूँ तो ये कैसे डिसोशिएट होगा स्टूडेंट्स, स्पैरिंगली ही होगा, है ना। स्पैरिंगली डिसॉल्व मतलब स्लाइटली डिसॉल्व होगा, बहुत ही कम मात्रा में पानी में डिसॉल्व होगा, उसके रिस्पेक्टिव आयंस में वो टूट जाएगा, राइट। ऐसी कुछ रिएक्शन यहाँ पे हमें इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन जो है वो हमें मिल जाएंगी, राइट। हम ये जो बार बार बोल रहे हैं कि स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला हमारा जो कंपाउंड है वो स्पैरिंगली सोल्यूबल है, मतलब कि हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि मान लो ये एक कोई कंटेनर है जिसमें पानी है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, राइट। इसमें ये जो है ये H2O है, राइट। और इसमें जब मैं AgCl का एडिशन कर रही हूँ, सो AgCl को जब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो AgCl जो है कुछ सम अमाउंट में यहाँ पे उसके कैटायंस और एनायंस में यहाँ पे हमें दिखेंगे, दिख रहा है आपको, कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में कुछ ही मात्रा में वहाँ पे दिख रहे हैं, स्लाइट फॉर्म में, ओके। बट बहुत सारा जो AgCl है वो यहाँ पे जम जा रहा है, यहाँ पे AgCl के फॉर्म में ही है क्योंकि वो अनडिसॉल्व है, राइट। मतलब कि हम कहेंगे कि ये जो इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि AgCl उसके रिस्पेक्टिव आयंस में टूट तो गया है बट बहुत कम, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है मतलब बहुत ही, इक्विलिब्रियम स्टेप बहुत ही वीक नेचर का है, राइट, हमने अभी तक देखा। सो ये क्या कहेंगे हम, डिसॉल्व आयंस ऑफ AgCl, राइट। और ये आयंस जब भी पानी में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये क्या हो रहे हैं, पानी में जाके सैचुरेट हो रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, सो हम इसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कुछ AgCl, बहुत सारा AgCl जो है वो अनडिसॉल्व पार्ट रह रहा है, अनडिसॉल्व AgCl कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अनडिसॉल्व AgCl, ओके। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये डिसॉल्व आयंस के बीच में और ये अनडिसॉल्व AgCl के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, राइट। समझ में आया मैंने क्या बोला, ओके। सो अगर मैं कहती हूँ इसको, राइट, सो इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि यही होता है, क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। मतलब व्हेन देयर इज एन, कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन देयर इज, इधर इस रिएक्शन के ऊपर देखो क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कुछ जो AgCl है वो डिसोशिएट हो रहा है, कुछ AgCl है वो डिसॉल्व हो गया है पानी में, राइट। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है, डिसॉल्व हो रहा है मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है। सो when there is an equilibrium established between the saturated solution, between the ions of an saturated solution and the undissolved AgCl is known as the solubility equilibrium। समझ में आया। सो यहाँ के का हमने स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स को समझ लिया और फिर बाद में हमने ये समझ लिया कि सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या होता है। समझ में आएगा, समझ में आया आपको कि व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसॉल्व AgCl आयंस एंड अनडिसॉल्व AgCl, ऐसा बोलिए सिंपली, तो उसको हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम।
ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया कि जो हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में जो हमने बात की थी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में बात की थी, या फिर स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, तो उसका एग्जाम्पल हमने लिया था AgCl, जो ऐसा एट इक्विलिब्रियम ऐसा डिसोशिएट होगा Ag+ और Cl निगेटिव फॉर्म में, राइट। ये अनडिजॉल्व AgCl रहेगा और ये डिजॉल्व AgCl के आयंस रहेंगे। ये बात हमने पढ़ रखी थी, राइट। सो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ओके, इस रिएक्शन को एक बार देख लो। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में एक बात की ये देख ली थी कि जब मैं इस रिएक्शन की K की वैल्यू लिखती हूँ, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज K? K क्या है? सो आपको अगर याद आ रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो K होता है रेट कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट है, K तो है, कांस्टेंट ही है, बट कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। सो ये K जो है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ओके, समझ में आया? तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। K को हम यहाँ पे कैसे बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द concentration of reactant, राइट। यही तो हम लिखते हैं कि नहीं? जब भी हम K की वैल्यू को डिफाइन करने जाते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। सो अगर मैं मानती हूँ कि ये रिएक्शन अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो इस रिएक्शन के लिए मेरा K की वैल्यू कैसे होगी? लिखो, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Ag+ और Cl निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सो AgCl का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगे, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। देखो अभी हमने क्या बोला था कुछ देर पहले कि AgCl है ये अनडिजॉल्व फॉर्म में है, राइट। मतलब बहुत ही कम वो डिजॉल्व होते जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द फॉर्म AgCl का जो है वो वैसे का वैसा ही हो रहा है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। सो अगर मैं मानती हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये मैं क्या कहूँगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो मैं क्या कहूँगी कि AgCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, और इसको मैं डिफाइन करूँगी K' से। समझा? कुछ भी हार्ड नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में थोड़ी देर कुछ पहले के लेक्चर्स में देखा है, राइट। हमने AgCl का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बोल रहा है? सेम है, अनडिजॉल्व फॉर्म में है। डिजॉल्व हो गया तो ठीक है, बट वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट के फॉर्म में रह रहे हैं, राइट। सो हम कहेंगे कांस्टेंट। सो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे फिर? K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ और Cl निगेटिव, और उसके नीचे हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, हम क्या लिख रहे हैं? K' से। नाउ इस एक्सप्रेशन को ज़रा देखिए, ये एक्सप्रेशन को अगर मैं रीअरेंज करती हूँ, इस K को मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, ये एरो लिखना मस्ट है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो K इंटू K' हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव हो जाएगा, राइट। ऐसे कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने दो कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं। क्या दो कांस्टेंट यूज़ करना वैलिड लग रहा है आपको? अच्छा नहीं दिख रहा है ना। सो हमने पिछले लेक्चर्स में भी ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन लाया था, तो हमने क्या बोला था कि इस दो कांस्टेंट को हम एक ही कांस्टेंट में क्यों ना कन्वर्ट कर ले,
है ना। सो मैं इन दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट ले लेती हूँ, दैट इज KSP इज इक्वल्स टू K इंटू K डैश, राइट। और इस कांस्टेंट को मैं कहूँगी स्पैरिंगली, सॉरी, इसको मैं कहूँगी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। और ये क्या रहेगा, हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा। सो इस वाले इसको मैं कैसे डिफाइन करें, ये आपको दिख रहा है क्या, मुझे देखने दो पहले। यस, आपको दिख रहा है। सो इस वाले इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl निगेटिव। सो ये हो गया आपके सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने ये स्पैरिंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लिया, फिर हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम ये भी पढ़ लिया। अभी हमने जो हमारा मेन टॉपिक था दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, उसको भी हमने देख लिया था। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP है। और ये KSP को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अभी देख तो लिया, बट डिफाइन कैसे करोगे, चलो डिफाइन करो। इसको कैसे डिफाइन करोगे, KSP को डिफाइन कैसे करोगे, इस सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। क्या अभी रटोगे, नहीं रटना। क्यों नहीं रटना, क्योंकि सामने ही दिख रहा है एक्सप्रेशन। क्या दिख रहा है एक्सप्रेशन, दिख रहा है मुझे कि दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। सो वही डेफिनेशन में लिखो, इट इज द product of concentration of किसके, ions of a saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये Ag प्लस और Cl निगेटिव आयंस ये क्या हुए हैं, डिजोल्व हुए, सैचुरेटेड हुए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है इन आयंस ने, राइट। सो हम कहेंगे कि KSP इज अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का ये हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। सो प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे KSP, ओके। चलो देख लो एक बार डेफिनेशन को, दिख रहा है, समझ में आया। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे भी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज अ KSP, ओके। समझ में आया। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, अगर आप नहीं बाद में लेना चाहते हो तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स, अभी हम कुछ जनरल इक्वेशंस को देखते हैं। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम कुछ जनरल इक्वेशन देखते हैं जिससे आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो आप अभी समझ सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं कोई जनरल इक्वेशन लेती हूँ, कैसे लिखना है वो बताती हूँ आपको, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इतना पार्ट। अभी हम कुछ जनरल इक्वेशन देखते हैं, ओके। इस जनरल इक्वेशन में हम जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक कोई ऐसा A B के फॉर्म में हम इक्वेशन लेते हैं, उससे हम डिफाइन करेंगे। सो मैं अगर डिफाइन करती हूँ B ऑफ X एंड A इंटू वाई, सो इसको अगर मैं डिसोशिएट करूँ तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, देखो B कितने टाइम्स है, B कितने टाइम्स आपको दिख रहा है, B जो है वो आपको दिख रहा है X टाइम्स, है ना, B ऑफ X है, राइट। सो B ऑफ X ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, मतलब आपको समझ में, ठीक है। नीचे चाहिए था थोड़ा, तो B ऑफ X B कितने टाइम्स है, X टाइम्स B प्लस Y टाइम्स A, राइट। ये हो गया इसका डिसोशिएशन। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो, कैसे डिसोशिएट होगा B और A में, ठीक है। B कितने टाइम्स है, X टाइम्स, राइट। Y A कितने टाइम्स है, Y टाइम्स, तो Y यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अभी देखो
अभी इसके ऊपर पावर चाहिए, चार्ज चाहिए, ठीक है। चार्ज कैसे लिखोगे? चार्ज का आप करोगे उल्टा का फुल्टा। कैसे करोगे? उल्टा का फुल्टा, ऐसे, ठीक है, एरोज बनाना, ठीक है। सो अभी y जाएगा b के ऊपर, x जाएगा a के ऊपर, राइट। सो इसका जो चार्ज रहेगा वो y प्लस, और एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, x निगेटिव, समझा? तो ये रहेगा हमारा जनरल इक्वेशन, समझा? क्या किया मैंने? एक जनरल इक्वेशन बोला जो था b ऑफ x a ऑफ y, ठीक है। ऐसे आपको रिएक्शन दी होगी, सपोज एक कोई सॉल्ट दिया होगा आपको, फिर उस सॉल्ट को आपको डिसोशिएट करना है इस फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे? b कितने टाइम्स है? x टाइम, a कितने टाइम्स है? y टाइम्स, तो लिख लो। फिर चार्ज जो देना है उसका उल्टा कर लो, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, समझा इतना? ओके ओके, चलो अभी ये समझ में आ गया आपको, जनरल इक्वेशन को आपने ये कर लिया, ठीक है। अभी आपको इसका क्या लिखना है? KSP की वैल्यू लिखनी है, राइट। सो KSP की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो KSP की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे KSP की वैल्यू को लिखोगे? जो आपको कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है उसको आप लिखोगे, राइट। सो आपको क्या दिख रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ऑफ Y प्लस, राइट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ऑफ X, राइट, A ऑफ X निगेटिव, राइट। ये ऐसा लिखोगे ना। अभी आप कहोगे कि मैम आपने ये वाला X और ये वाला Y तो लिखा ही नहीं, तो नहीं, देखो स्टूडेंट अभी लिखती हूँ मैं। ये जो स्टाइकोमेट्रिक, क्या बोलते हैं हम इसको? स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कितने रेशियो में है ये हमें पता चलता है, ये जाएगा पावर के फॉर्म में ऊपर। सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं b के ऊपर ये वाला पावर, मतलब x यहाँ पे जाएगा, और a के ऊपर ये वाला पावर, मतलब ये ऊपर जाएगा y के फॉर्म में, ठीक है। समझा आपको कैसे लिखना है? अगर नहीं समझा है तो हम अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं BaSO4 का, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग BaSO4। सो BaSO4 को कैसे आप तोड़ोगे, डिसोशिएट कैसे करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ऐसा लिखो, Ba क्या दिख रहा है? Ba और SO4, ये SO4 एक अलग है ना, Ba एक अलग है, SO4 एक अलग है। सो Ba एक अलग है, Ba एक अलग है और SO4 एक अलग है, लिख लिया मैंने। नाउ SO4 पे चार्ज कितना होता है? कितना होता है SO4 पे चार्ज? याद करो, H2SO4 में, SO4 में कितना चार्ज होता है? 2 निगेटिव, राइट। सो इसमें अगर 2 निगेटिव का चार्ज रहेगा तो इसमें कितना रहेगा? क्योंकि ये तो ऐसा पूरा बंधा हुआ है, सो इसमें 2 प्लस का चार्ज रहेगा, राइट। ऐसा कुछ रिएक्शन हमें मिलेगी, राइट। अभी बताओ मुझे, जब मैंने Ba लिखा इतना तो समझा अभी आपको, राइट। सो जब भी मैंने Ba2 प्लस BaSO4, ये तो हो गया। अभी हम क्या करते थे? इसका जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो था उसको हम क्या कहते थे? कितने टाइम्स है B? 1 टाइम्स। SO4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। 1 टाइम्स गेट कैंसर, है ना। सो 1 टाइम्स 1 टाइम्स, सो ये हो गया इसका डिसोशिएशन, समझा? ओके, समझा? अगर ये समझा है तो मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे CA3PO4/2 का, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, PO4/2 का, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ ये डिसोशिएट कैसे होगा? अरे इसका हमने डिसोशिएशन नहीं लिखा, राइट। SO4 2 निगेटिव ये हमने बोला, यस, ये तो हमने इसका, सॉरी, Ba प्लस SO4, राइट, ये हमने इनिशियली लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। Ba के ऊपर कौन सा चार्ज? 2 प्लस और 2 निगेटिव ये वाला चार्ज, ठीक है। इसका हमने KSP प्रोडक्ट नहीं लिखा है ना। KSP प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? इन दोनों का
कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, सो Ba2+ और SO4 2 निगेटिव, राइट। और ये कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। ये भी कितना टाइम्स है? ये भी कितना टाइम्स है? 1, तो 1 1। ये हो गया हमारा KSP। ठीक है, ये समझा भी। इसके लिए अगर नहीं भी समझा है तो Ca3PO4/2, इसके लिए देखो ये कैसे डिसोशिएट होगा स्टूडेंट्स, बताओ। Ca कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स Ca, ठीक है। PO4 कितने टाइम्स है मुझे बताओ? Ca और PO4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स PO4। नाउ चार्ज कितना रहता है? 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, राइट। ये हो गया। अभी KSP की वैल्यू लिखो इसके लिए। KSP की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, Ca2+ का प्रोडक्ट और PO4 2 निगेटिव का प्रोडक्ट। ये जो स्टाइकोमेट्री आपको दिख रही है ये कैसे जाएगी? पावर में, पावर में 3, पावर में 2। सो ये हो गया इसकी KSP की वैल्यू। ओके, समझा अगर आपको? ये हो गया इसकी KSP की वैल्यू। अगर ये समझ में आ गया है आपको तो आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ Bi2S3 का। ओके, इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की आपको वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? दिख रहा है ना आपको? मैंने क्या बोला? Bi2S3 की आपको वैल्यू लिखनी है। इसका आपको होमवर्क करके लाना है, कमेंट में लिखना है। ओके, कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है, KSP की वैल्यू कैसे होगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझने में आया है। उसमें आपने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का कैसे डिफाइन करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसा डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख लेंगे अभी, रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो इसको स्टडी करने के लिए सबसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रही है। कौन से 2 पार्ट्स? एक तो सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। उसमें से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है KSP। ये तो हमने देख लिया, आप भी देखा कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP। और ये क्या होता है? इट इज़ द रिवीजन। ये क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, राइट। ये हमने देख लिया। नाउ अभी ये आता है कि सोल्युबिलिटी क्या होता है ना। सोल्युबिलिटी क्या होता है वो समझना हमें इम्पोर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहले तो हम सोल्युबिलिटी क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो सोल्युबिलिटी को आप सिंपली कैसे डिफाइन करोगे? ग्राम पर लीटर, राइट। सोल्युबिलिटी को ध्यान में रखना है तो बस ये ध्यान में रखो, ग्राम पर लीटर क्या होता है, सोल्युबिलिटी क्या होता है, ग्राम पर लीटर। नाउ अभी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको कैसे वर्डिंग में लिखोगे तो आप कहोगे इट इज़ अ, कैसे लिखोगे इसको ही देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ग्राम है मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व, ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिजॉल्व हुआ है किसमें, लीटर में। एक कौन से लीटर में, डिजॉल्व इन अ, कैसे 100 ml या फिर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है। एक ऐसा सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने ग्राम्स में वो अमाउंट उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, जो सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर बोलिए या फिर 100 ml बोलिए, राइट। सो एकदम सिंपल सा है, इसी से हम उसको डिफाइन करेंगे। इट इज़ द ग्राम मतलब अमाउंट, ग्राम क्या होता है, अमाउंट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
एक ऐसा अमाउंट, कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ml और वी कैन से 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कैसा सॉल्यूशन रहना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ऑलरेडी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जो AgCl को याद करो, हमने AgCl डाला, ठीक है। कुछ AgCl जो है वो उसमें डिजॉल्व हो गया, मतलब उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया, और AgCl कुछ जो है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम उसमें डाल रहे हैं उसी को हम सोल्युबिलिटी कहेंगे। ओके, नाउ अगर आपको कोई पूछता है फिर कि सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखोगे? ग्राम पर लीटर। ओके, सोल्युबिलिटी का आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है वो समझ में आ गया। ओके, अभी हम अगर सोल्युबिलिटी हमें समझ में आया, ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए और एक कंसेप्ट की ज़रूरत है, दैट इज मोलर सोल्युबिलिटी। अभी आप बोलोगे कि मैम सोल्युबिलिटी हमने देख लिया, तो अभी मोलर सोल्युबिलिटी देखना तो बहुत ही आसान है, राइट? क्यों आसान है? इट इज़ द नंबर ऑफ, नाम से ही तो पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मोलर मतलब मोल्स पर लीटर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये है यूनिट इसका, मोल पर लीटर। फिर इसको, ये हो गया मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे ग्राम, सोल्युबिलिटी क्या बोला था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि मोल डिजॉल्व हो रहे हैं, राइट? सो किस में? 1 लीटर या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सो इसको ही ऐसे हम डिफाइन करेंगे, राइट? अभी वर्डिंग में कैसे लिखोगे? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ, इट इज द नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व हो रहा है? डिजॉल्व इन 100 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इसका अगर कोई यूनिट पूछता है तो आप क्या लिखोगे? मोल पर लीटर, नाम से ही पता चल रहा है मोल पर लीटर। और अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन आप लिखोगे इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड या फिर सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ml या फिर 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर मुझे मोलर सोल्युबिलिटी को डिफाइन करना है, ये तो हो गया डेफिनेशन का वे, राइट? ये हो गया हमारा डेफिनेशंस के वे से हमने उसको डिफाइन किया। अगर मोलर सोल्युबिलिटी चाहिए, हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें एग्जाम्स में फॉर्मूला अगर पता नहीं हो, राइट? हमें क्या है, अगर एग्ज़ाम में कभी कभी फॉर्मूला अगर याद ना हो तो मुझे क्या डिफाइन करना है? मोलर सोल्युबिलिटी को क्या डिफाइन करना है? मोल पर लीटर को, राइट? सो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मुझे अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ, उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों को मैं डिराइव करती हूँ, ठीक है? मुझे डिराइव करना है मोल पर लीटर। सो इसको डिराइव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन से टर्म्स चाहिए मोल पर लीटर लाने के लिए? एटलीस्ट एक टर्म्स रहे, फिर मैं उसको काट वाट के लेके आऊँगी, है ना? सो मैं पहले डिफाइन करती हूँ मोलर सोल्युबिलिटी को। अगर डिफाइन करना है तो मैं सोल्युबिलिटी लिखती हूँ, ठीक है? सोल्युबिलिटी ले लिया मैंने। सोल्युबिलिटी क्या होता है? ग्राम पर लीटर होता है। सो मुझे चाहिए था लीटर। सो यहाँ से मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मुझे लीटर मिल गया, ठीक है? अभी सवाल आ गया कि इस ग्राम को लीटर मुझे मिल गया, ठीक है? अभी सवाल आ गया कि इस ग्राम को मुझे उड़ाना है, क्योंकि इस ग्राम की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ठीक है? पर सेम चीज़ ये भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मुझे मोल की भी ज़रूरत है, राइट? सो मोल की ज़रूरत है और ग्राम वहाँ से कट जाए, ऐसा कोई टर्म है मेरे पास? तो है, दूसरा टर्म है मोलर मास। मैं जस्ट ले रही हूँ, देखो कैसे लेते हैं हम लोग। मोलर मास ले लूँ, ठीक है? ले लो। मोलर मास क्या होता है? क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास क्या होता है, हम अगर मोलर मास को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं, ग्राम पर मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, ऐसा बोलते हैं हम लोग मोलर मास को। वेट मतलब ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब हम बात करेंगे मोल्स की। मॉलिक्यूलर वेट किस में रहता है, मोल्स में, राइट। सो ये हो गया मुझे, ठीक है। अभी मैंने तो ले लिया, अभी मैं क्या देखती हूँ, इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करके देखो तो मैं कहूँगी कि ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, ये मोल चला जाएगा ऊपर, लीटर आ जाएगा नीचे, मोल पर लीटर मुझे मिल गया क्या, अरे हाँ। तो मैं मोलर सोल्युबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ ना। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है मोलर मास क्या है तो इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज करो, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, राइट। मेन थिंग क्या है, आपको लाना था क्या था, मोलर मास, मोल पर लीटर, मोलर सोल्युबिलिटी आपको डिफाइन करनी थी। तो आपने क्या किया, सोल्युबिलिटी का यूज़ किया। फिर सोल्युबिलिटी का यूज़ करने से नहीं हुआ, आपने देखा कि उससे हमें ग्राम को हटाना है। तो ग्राम को हटा कैसे सकते हैं, यहाँ पे भी मोलर मास में ग्राम होता है। सो ग्राम को मैं ले लूँ, हाँ ले लो, फिर मोल आ जाएगा तो मोल की ज़रूरत है, मोल पर लीटर हो जाएगा, राइट। सो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन मोलर सोल्युबिलिटी। मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है ना। ऐसे तो आप मोलर सोल्युबिलिटी मतलब सोल्युबिलिटी अपॉन मोलर मास ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। बट समझ के हमारा फंडा क्या होता है, समझ के पढ़ो, है ना। सो समझ के कैसे पढ़ा हमने, उसके यूनिट्स को देखा, हमने यूनिट्स को कैंसिल आउट किया और जो हमें मिला क्या वो हमें सही तरीका मिला था, हाँ हमने देखा कि हमें सही तरीका मिला, राइट। सो ये हो गया मोलर सोल्युबिलिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर इतना समझा है तो इसको मिटा, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी, मतलब जो हम मेनली थिंग हम पढ़ रहे थे, दैट इज रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। सोल्युबिलिटी को हमने डिफाइन किया एस से, राइट, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो हम KSP से डिफाइन करते हैं। इन दोनों के बीच में का रिलेशन, इन दोनों के बीच में का एक्सप्रेशन अभी हमें डिराइव करना है, राइट। सो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताती हूँ। वो जनरल इक्वेशन है ये, हमने अभी अभी एक जनरल इक्वेशन देखा कि b ऑफ x और a ऑफ y अगर लेते हैं तो ये कैसे डिसोशिएट होगा। b कितने टाइम्स है, x टाइम b, और y कितने टाइम्स है, y टाइम्स a, राइट। अभी इनके चार्ज को उल्टा फुल्टा कर लो, राइट। ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ठीक है। सो b किसके पावर में जाएगा, x किसके पावर में जाएगा, x निगेटिव, और y किसके पावर में जाएगा, b के y प्लस। सो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, राइट। सो अगर इसके लिए हमने KSP और सोल्युबिलिटी के बीच में का अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हम उसको लिखते हैं KSP इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं हम लोग, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ y s इंटू एक्स प्लस वाई। क्या लिखा मैंने, x ऑफ x, x जो रहेगा ये वाला, उसका पावर x, y का पावर y, और s सोल्युबिलिटी जो रहेगा उसके पावर में x प्लस वाई की एडिशन आप कर लोगे, ठीक है। समझ में आया। इससे हम इन दोनों, देखो KSP और S के बीच में का हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। दैट इज कैसे याद रखोगे, x ऑफ x, y ऑफ y, s x प्लस वाई, ठीक है। सो हमने ये डिफाइन कर लिया ना। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं AgBr, ठीक है, AgBr। सो AgBr कैसे डिसोशिएट होगा स्टूडेंट्स बताओ, Ag और Br, ठीक है, ऐसे डिसोशिएट होगा, देख लो ऐसे ही डिसोशिएट होगा कि नहीं, नहीं, और चार्ज बाकी है, चार्ज उल्टा हो जाएगा, एक रहेगा पॉजिटिव, एक रहेगा निगेटिव। Ag प्लस Br निगेटिव, 1 1 1 है, इसलिए 1, Br भी 1 है, तो यहाँ पे 1
1। ठीक है, 1 लिख है बट लिखते नहीं हम लोग, इसलिए नहीं लिखा। अभी इसके लिए KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिलेशन जो है हम बात करें तो x ऑफ x, ये क्या है x है, ये क्या है y है, तो x ऑफ x मतलब 1 टू द पावर 1, y ऑफ y मतलब 1 टू द पावर 1, s के पावर s, s मतलब s, ठीक है, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1 2। सो KSP की वैल्यू, इसको सॉल्व करिए, आपको कितना मिलेगा s²। so this is the value of KSP for AGBR। ओके, समझ में आया कि अगर आपको इसको एग्जाम्पल को एक बार देख लो, फिर अगर आपको कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आती है तो बताओ। ओके, फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं PbI2 का। ओके, इसको कैसे डिसोशिएट करोगे, P टाइम्स कितने टाइम्स है 1 टाइम्स Pb, ओके, I कितने टाइम्स है 2 टाइम्स I, राइट, 2 टाइम्स I हमने लिख लिया। अभी देखो पावर को एक्सचेंज करना है, इसका पावर जाएगा ऊपर Pb2 प्लस और I -1, राइट, या फिर -1, ऐसे भी नेगेटिव भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कितना है 1, y कितना है 2, सो x टू द पावर x 1 टू द पावर 1 2, y टू द पावर 2 एंड s टू द पावर x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा। सो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू पावर 4 s टू द पावर 3। सो ये हो गई KSP की वैल्यू, समझा। ओके, अगर ये समझा है तो आपके लिए होमवर्क है AlOH/3 का, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका डिसोसिएशन KSP की वैल्यू मुझे बतानी है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? ओके, अगर ये इतना समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स का सेशन लेंगे एंड देन हम एंड ऑफ द चैप्टर तक पहुंच जाएंगे, है ना। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। सो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की स्टडी करने के लिए इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में। ओके, इसमें हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट के बारे में। ओके ना, अभी आप बोलोगे मैम नाम से कुछ पता चल नहीं रहा है ना आयनिक प्रोडक्ट, तो मत करो पता, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको इसको डिफाइन करने के लिए KSP की ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी आपको तो पता है कि KSP होता क्या है, हमने ऑलरेडी स्टडी कि KSP क्या होता है। KSP होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बट एट इक्विलिब्रियम। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। हमने क्या बोला, KSP क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट, एट इक्विलिब्रियम। हमने बोला था कि वो रिएक्शन कैसे रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो उसको हम KSP कहेंगे। सो आयनिक प्रोडक्ट इसी के सिमिलर है, इसी के सिमिलर मतलब KSP का ही एक पार्ट है, ऐसे बोल सकते हो। सो आयनिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे IP से, ओके। सो IP भी क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कर लो, बट यहाँ पे चेंजेस क्या रहेगा, एट एनी कंडीशन। ओके, यहाँ पे क्या था, एट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोई भी कंडीशन रहे, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, समझा अभी आपको। सो KSP
आईपी को लर्न करने की कोई ज़रूरत है कि क्या होता है उसका डेफिनेशन? नहीं। क्या बोलोगे? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी कंडीशन इज नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट। सो इसी को वर्डिंग में लिख लो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी कंडीशन। इसीलिए मैंने आपको ये दो बातें बताई कि KSP को आप एक बार ध्यान में रख लो और IP को एक बार ध्यान में रख लो, आप दोनों को डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये इक्विलिब्रियम में है, ये एट एनी कंडीशन है। सो ये हो गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट। ओके ना, आयनिक प्रोडक्ट हमने क्यों पढ़ा, क्या ज़रूरत थी? तो हम इस कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए हमें आयनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़नी है। सो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास तीन केसेस है, दैट इज जिसमें हम कहेंगे पहले केस में कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट रहेगा वो ग्रेटर देन KSP रहेगा। ओके, समझ रहे हैं? दूसरे केस में हम कहेंगे कि हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट रहेगा वो KSP के बराबर रहेगा, और तीसरी केस हम कहेंगे कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट रहेगा वो लेस देन KSP रहेगा। समझा? तीनों बातें देख लो, बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिक वे में हमने लिखा है कि हमने बोला कि आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP और आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP। ओके, अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन KSP अगर है, तो हमारे सॉल्यूशन जो रहेगा उसका नेचर क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, मतलब हमारा आयनिक प्रोडक्ट जो है वो एट एनी कंडीशन इज ग्रेटर देन KSP के अगर है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर सुपर सैचुरेटेड रहेगा। ओके, दूसरा, जब हम बात करते हैं कि IP इज इक्वल टू KSP, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का नेचर जो है वो सैचुरेटेड रहेगा। ओके, जब हम कहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, इन बातों को मैंने आपको एक इजी वे में आपको बताया है। जब भी हम सॉल्यूशन के नेचर को डिफाइन करना चाहते हैं, जब वो कंडीशन लिख लो, समझ लो, IP सबसे पहले ग्रेटर, फिर इक्वल और फिर लेस, फिर कैसा सुपर सैचुरेटेड, नहीं ना, सुपर सैचुरेटेड रहेगा, फिर सैचुरेटेड रहेगा, फिर अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, अभी सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड मतलब हम क्या कहेंगे कि इसमें जो सोल्यूट रहेगा वो ज़्यादा प्रमाण में रहेगा, है ना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कब बोलते हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड हो गया, मतलब सैचुरेटेड से ही ऊपर, सुपर बोलते हैं हम लोग, है ना। जब भी हमें एक कोई वैसे बात को डिफाइन करना है, हम बोलते हैं सुपर डुपर हीट हो गया, हीट नहीं हो गया, सुपर डुपर हीट हो गया, राइट। उसी तरह हमें अभी अगर हमें सैचुरेटेड को और ज़्यादा से डिफाइन करना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया ऐसे डिफाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिज़ोल्व तो होगा, डिज़ोल्व होने से भी ज़्यादा अगर उसमें सोलिड प्रमाण है तो उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड, राइट। सोलिड अगर इस केस में सुपर सैचुरेटेड के अगर केस में मुझे मान लो सोलिड ज़्यादा है, एक ऐसा कंसीडर करिए ना, ऐसा एक बीकर है, उसमें पानी आपने ले लिया, उसमें आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, मतलब आप जो सॉल्ट डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में डाल, तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ सॉल्ट जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, पहले तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। फिर बाद में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो सॉल्ट डिज़ोल्व ही नहीं होगा, मतलब सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन आएगी, राइट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वो सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की, तो हम क्या कहेंगे कि IP जो है वो KSP के इक्वल है, तो ये जो रहेगा हम कहेंगे कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम।
ओके और तीसरे केस में जहाँ पे हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नेचर हो गया है वहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसका उल्टा, प्रेसिपिटेशन डू नॉट फॉर्म। ओके, सो ये वाला केस हमें यहाँ पे मिलेगा एंड दीज आर दी कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया कैसे कंडीशंस को, कौन कौन से कंडीशन देखी, एक इसमें कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, एक इसमें कि इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ, एक इसमें कि हमने प्रेसिपिटेशन को फॉर्म नहीं देखा, डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेशन, राइट। सो कौन कौन सी वो केसेस थी, तो सबसे पहले वो केस थी कि IP इज ग्रेटर देन KSP, जिसमें IP ग्रेटर रहेगा और जिसमें IP इक्वल रहेगा और IP लेस रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, मैंने बहुत इजी वे से आपको ये समझा के दिया। ओके, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी क्वेरी आती है इसके रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, वहाँ पे आप जाके और हमारे परिवर्तन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। ओके, वहाँ पे अभी बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।